तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाने से पहले जो हम फीचर्स पढ़ चुके हैं उसको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, जैसे कि आपके दिमाग में वो लोड हो जाए कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, जिससे कि हमारी आगे की जो जर्नी है वो बहुत स्मूथ रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस रिवाइज द फीचर्स। पहला है बोथ पार्टीज हैव राइट एंड ऑब्लिगेशन। राइट एंड ऑब्लिगेशन बोथ पार्टीज़ का है। इसका मतलब ये है कि मैच्योरिटी डेट के दिन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट के दिन जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है वैसा वैसा दोनों पार्टीज़ को करना है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा ही, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑनर होगा ही। ठीक है। दूसरा, टी इजिकल टू ज़ीरो में कोई कैश फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब जो भी पार्टीज़ हैं जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपस में कर रही हैं उन पार्टीज़ के बीच में कोई भी पैसों का आदान प्रदान नहीं होगा। कब नहीं होगा? टी इजिकल टू ज़ीरो। टी इजिकल टू ज़ीरो का मतलब होता है जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए, यानी कि जिस दिन उस पीस ऑफ पेपर में सिग्नेचर किए। तीसरा है टी इजिकल टू एम में फिजिकल सेटलमेंट हो सकता है या फिर कैश सेटलमेंट, यानी कि मैच्योरिटी वाले दिन या तो फिजिकली सेटलमेंट होगा या तो कैश सेटलमेंट होगा। तो फिजिकल सेटलमेंट में बता चुका हूँ कि अंडरलाइंग एसेट का आदान प्रदान होगा, और कैश सेटलमेंट बता चुका हूँ जिसके अंदर में जो डिफरेंस है, यानी कि जिसको लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट वाले पार्टी को पैसा दे देगी, दैट इज़ कैश सेटलमेंट। तो मैच्योरिटी के समय या तो फिजिकल सेटलमेंट हो सकता है या तो कैश सेटलमेंट हो सकता है। ये मेन फीचर्स हैं पार्ट 1 के। उसके बाद है नो मार्जिन, यानी कि कोई स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे बीच में नहीं आएगा। यानी कि मुझे किसी और के साथ अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मुझे स्टॉक एक्सचेंज के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों आपस में अग्रीमेंट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और कोई मार्जिन मनी डिपॉजिट करने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद है रीप्राइसिंग या मार्क टू मार्केट नॉट डन। इसका मतलब है कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर रहे हो उस दिन उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस, यानी कि जो डेरिवेटिव की प्राइस है वो टी इजिकल टू ज़ीरो में और टी इजिकल टू मैच्योरिटी में सेम रहने वाली है। मैंने आपको एक डायग्राम से दिखाया था कि अगर अंडरलाइंग एसेट की प्राइस ऊपर नीचे हो रही है टी इजिकल टू ज़ीरो से लेकर के टी इजिकल टू मैच्योरिटी के बीच, लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि उससे बने हुए डेरिवेटिव में जो रीप्राइसिंग है वो नहीं की जाएगी, यानी कि जो भी उसकी प्राइस रहेगी, यानी कि फॉरवर्ड प्राइस रहेगी, वो टी इजिकल टू ज़ीरो से लेकर के टी इजिकल टू मैच्योरिटी तक सेम रहने वाली है। आगे चल के मैं आपको फिगर्स के साथ भी वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। फिर आ रहा है नोट ट्रेडेड ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की कोई ट्रेडिंग नहीं होती स्टॉक एक्सचेंज में। ये 3 फीचर्स हैं पार्ट 2 के। उसके आगे भी हमने पार्ट 2 में देखा था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अनरेगुलेटेड होते हैं। ठीक है। फिर देखा था कि कस्टमाइज होते हैं, यानी कि वो पीस ऑफ पेपर में जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी मैं लिख सकता हूँ और साइन भी मैं ही करूँगा। ठीक है। और सम क्रेडिट रिस्क है। तो सम क्रेडिट रिस्क है का मतलब ये है कि जो पहला पॉइंट है बोथ पार्टीज ऑफ द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, उसके अंदर में मैंने ये कहा कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा ही, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना पड़ेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई बातों को मानना पड़ेगा, यानी कि वैसा वैसा करना पड़ेगा। यानी कि अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को बोल रही है कि मैं आपको शेयर सेल करूंगी तो उस पार्टी को शेयर सेल करना पड़ेगा। जो 9th पॉइंट है सम क्रेडिट रिस्क, वो यही है कि यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है कि सामने वाला पार्टी शायद एग्जीक्यूट ना करे कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर सामने वाले पार्टी को लॉस हो रहा है, हमारे केस में मान के चलो सी को लॉस हो रहा है, जो मैंने एग्जांपल ड्रॉ किया था उसमें अगर सी को लॉस हो रहा होता तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं करता। तो डी के लिए ये रिस्क है कि सामने वाला यानी कि सी डिफ़ॉल्ट कर दे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑनर ना करे, तो वहाँ पे क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। जो बाकी 3 पॉइंट्स हैं, यानी कि 7th 8th और 9th, ये एक्चुअली फर्स्ट 3 पॉइंट से ही लिंक्ड है। फर्स्ट 3 पॉइंट्स ऑफ पार्ट 2 विच इज़ अनरेगुलेटेड, तो स्टॉक एक्सचेंज नहीं है तो अनरेगुलेशन आएगा ही। कस्टमाइज्ड है तो स्टॉक एक्सचेंज नहीं है तो आप जो चाहो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। और सम क्रेडिट रिस्क, तो सिंस मार्जिन मनी डिपॉजिट नहीं की जा रही, कोई सिक्योरिटी मनी नहीं ली जा रही,
तो रिस्क तो रहेगा ही क्रेडिट का। तो लास्ट के 3 पॉइंट्स अगर आप भूल भी जाओ तो भी चलेगा, लेकिन पहले 3 पॉइंट्स फीचर्स पार्ट 1 के और नेक्स्ट 3 पॉइंट्स फीचर्स पार्ट 2 के आपको हमेशा याद रखने हैं, चाहे वो फॉरवर्ड हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो स्वैप हो, चाहे वो ऑप्शन हो। ये 6 पॉइंट्स जो हैं यहाँ तक आपको हर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का याद रखना है। अगर आपको ये अच्छे से याद हो गया तो क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किस किस अंडरलाइंग एसेट पे किया जा सकता है? तो शेयर्स पे किया जा सकता है, इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी में भी किया जा सकता है, गोल्ड पे किया जा सकता है, अदर सिक्योरिटीज़ में भी किया जा सकता है। वाई? बिकॉज इट इज़ अनरेगुलेटेड। क्योंकि बीच में कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है, तो आप किसी भी चीज़ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये निकल रहा है कि आप किसी मूवी की टिकट में भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि उस मूवी की टिकट क्या होने वाली है। सिंस मूवी रिलीज़ नहीं हुई तो उसकी टिकट का जो प्राइस है वो भी सेट नहीं हुआ, तो सिंस वो आज डिसाइड नहीं हुआ कि कल उसकी प्राइस क्या होने वाली है, तो इस चीज़ पे भी आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी और पार्टी को लेकर के। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज़ पे किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे रेगुलेशंस नहीं है। दूसरा है करेंसीज। तो करेंसी जैसे कि रुपीज़ हो गया, डॉलर हो गया, उस पर भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ये हम लोग फॉरेक्स चैप्टर यानी कि फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर है अंडरलाइंग एसेट इंटरेस्ट रेट्स। जैसे कि बैंक का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, यानी कि लोन देने का इंटरेस्ट रेट या डिपॉजिट लेने का इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो मार्केट के इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं उस पर भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, और उसे कहा जाता है फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, FRA। तो FRA का मतलब क्या हो गया? FRA का मतलब हो गया ऐसा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा डेरिवेटिव जिसका अंडरलाइंग एसेट कौन है? तो उसका अंडरलाइंग एसेट इंटरेस्ट रेट्स है। ठीक है, तो वो गया फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। तो 3 अलग अलग चीज़ों पे, यानी कि मैंने 3 अलग अलग कैटेगरी बनाई है जिससे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। पहली कैटेगरी की शेयर्स, इंडेक्स, गोल्ड या कोई भी एनी अदर सिक्योरिटी, उस पर किया जा सकता है। करेंसीज पे किया जा सकता है जो फॉरेक्स चैप्टर में है, और इंटरेस्ट रेट्स पे किया जा सकता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अदर डिस्कस करेंगे। अदर यानी कि अदर देन दी FRA। अदर देन FRA यानी कि शेयर्स हो गया, इंडेक्स हो गया, शेयर्स, इंडेक्स एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अदर डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट FRA डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो एग्जांपल मैंने लिया था C और D का, आपको ये समझाने के लिए कि डेरिवेटिव आखिर होता क्या है, वही एग्जांपल हमें काम आएगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने में। तो इसी एग्जांपल में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट काम करेगा कि यहाँ पे जो अंडरलाइंग एसेट है वो है येलो शेयर्स, और एक इन्वेस्टर C था जो 1 सितंबर को ये सोच रहा था कि इस येलो शेयर की प्राइस 150 से नीचे जाएगी आने वाले 3 महीनों में, तो क्यों ना एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए। तो उसने डी को पकड़ा जो कि उसका अपोजिट माइंडसेट रखा हुआ है, यानी कि वो सोच रहा है कि 150 से ऊपर जाएगी येलो शेयर्स की प्राइस। तो सी ने बोला कि सी विल सेल येलो शेयर्स टू डी ऑन 30 नवंबर एट 150। तो आज 1 सितंबर है, आज से 3 महीने बाद 30 नवंबर को सी क्या करने वाला है? सी येलो शेयर्स डी को देने वाला है और डी उसे 150 रुपीज़ देने वाला है। ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ क्यों? ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर इसलिए हो पाया क्योंकि सी मन में ये सोच रहा है कि वो क्या करेगा, 30 नवंबर को जाके उस शेयर को परचेज कर लेगा 140 में, क्योंकि सी को लग रहा है कि उस शेयर की प्राइस 30 नवंबर को, यानी कि आज से 3 महीने बाद 140 हो जाएगी, यानी कि 150 के नीचे हो जाएगी। तो बाय करेगा शेयर 140 मार्केट से, और वही शेयर 150 में बेच देगा डी को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, और 10 रुपये का मुनाफा यानी कि प्रॉफिट कमा लेगा। लेकिन डी कुछ और सोच रहा है, इसका अपोजिट सोच रहा है, विच इज़ 30 नवंबर को इसकी प्राइस हो जाएगी 170।
तो वो खुशी खुशी शेयर को परचेस कर लेगा सी से 150 में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, और सेल कर देगा शेयर 170 में, जो कि उसकी मार्केट प्राइस है, मार्केट में प्रॉफिट कमा लेगा 20 रुपये। तो सी अपना फ़ायदा यानी कि अपना प्रॉफिट सोच रहा है, और डी अपना फ़ायदा अपना प्रॉफिट सोच रहा है, इसलिए इन दोनों ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में जो फीचर्स हैं वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के हैं। एक एक करके देख लेते हैं। पहला मैंने बताया था बोथ पार्टीज हैव द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, तो सी का भी ऑब्लिगेशन है कि शेयर दे देना डी को, और डी का भी ऑब्लिगेशन है कि उसको 150 रुपये देने पड़ जाएंगे, और दोनों का राइट भी है, एक दूसरे से राइट है और एक दूसरे का ऑब्लिगेशन है कि कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना ही पड़ेगा, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में बात लिखी हुई है, तो ये वाली जो कॉन्ट्रैक्ट में बात लिखी हुई है, ये वाली बातों को फुलफिल करना पड़ेगा। दूसरा T0 में कोई कैश फ्लो नहीं हुआ, तो सी और डी के बीच में कोई कैश फ्लो नहीं हुआ, यानी कि बस एक अग्रीमेंट बना, दोनों ने साइन किया और दोनों घर चले गए, एक दूसरे को कुछ पैसा वैसा नहीं दिया। मैच्योरिटी में, तो मैच्योरिटी में दोनों के पास चॉइस है कि फिजिकली सेटल करें या फिर कैश सेटल करें। मार्जिन, तो कोई मार्जिन जमा नहीं की। रीप्राइसिंग मार्क टू मार्केट नॉट डन, और उसके बाद है नॉट ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि बीच में कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं बनाया मैंने, यहाँ इन दोनों के बीच में कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं आएगा, ये लोग अपने घर में बैठ के आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सिंस सारे के सारे फीचर्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के हैं, तो ये हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही है। अब कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में सिखाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा कि 1 सितंबर, जिसे मेरे एग्जाम्पल में T0 मैंने कहा कि वो T0 यानी कि टुडे, आज उस शेयर की प्राइस जो चल रही होगी ना मार्केट में, येलो शेयर्स की प्राइस यानी कि एक्चुअल मार्केट प्राइस मान के जो 100 रुपये चल रही है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट की प्राइस, यानी कि एक्चुअल यूए प्राइस T इज इक्वल टू 0 में, यानी कि स्पॉट प्राइस। तो आज उस शेयर की जो प्राइस चल रही है मार्केट में, यानी कि अंडरलाइंग एसेट मेरे एग्जांपल में, उसे हम कहेंगे एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट की प्राइस, विच इज़ एक्चुअल यूए। यूए इज शॉर्ट फॉर अंडरलाइंग एसेट। एक्चुअल यूए प्राइस T इजकल टू 0, तो आज उसकी प्राइस जो चल रही है T इजकल टू 0 में, उसे हम कहेंगे स्पॉट प्राइस। ठीक है, तो स्पॉट प्राइस किसकी होती है? पहली बात, अंडरलाइंग एसेट की होती है। क्या होती है? वो होती है एक्चुअल मार्केट प्राइस T इज इक्वल टू 0 में। अब मैच्योरिटी में क्या होगा? 30 नवंबर को मैच्योरिटी डेट है, यानी कि T इज इक्वल टू M है, यानी कि मैच्योरिटी है। T इज इक्वल टू M में उस येलो शेयर की मार्केट प्राइस क्वेश्चन मार्क, यानी कि कुछ भी हो सकती है, हमें आज नहीं पता, तो इसे हम कहेंगे एक्चुअल यूए प्राइस T इज इक्वल टू M, यानी कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस मैच्योरिटी वाले दिन। तो मेरे पास अंडरलाइंग एसेट की दो प्राइस हो गई, एक हो गई T इज इक्वल टू 0, यानी कि आज जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूँ, और इसे कहूँगा स्पॉट प्राइस, और दूसरी हो गई मैच्योरिटी वाले दिन। जैसे मेरे एग्जांपल में 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 3 महीने बाद की जो अंडरलाइंग एसेट की प्राइस है, उसे कहेंगे एक्चुअल यूए प्राइस T इज इक्वल टू M। तो ये दो टर्मिनोलॉजी हो गई। नाउ डेरिवेटिव की बात करते हैं। डेरिवेटिव हमारा यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि रेड कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहलाएगा 150, विच इज एक्चुअल डेरिवेटिव प्राइस। ठीक है, यानी कि एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस। ये जो 150 के ऊपर में इन लोगों ने दिमाग लगाया, सी और डी ने, ये जो 150 रुपीज़ में लोगों ने दिमाग लगाया कि 150 रुपीज़ में कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं कि 150 से ऊपर जाएगा या 150 से नीचे जाएगा, ये जो उन लोगों ने दिमाग लगाया 150 रुपीज़ को सोचते हुए उस शेयर के लिए, ये 150 रुपीज़ इज़ योर एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस, यानी कि एक्चुअल डेरिवेटिव का प्राइस, यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 150 रुपीज़। तो 100 रुपये जो थे ऊपर, ये 100 रुपये, ये इस येलो शेयर्स की एक्चुअल मार्केट प्राइस है, यानी कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस है, और ये 150 रुपीज़ फॉरवर्ड की प्राइस है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो मेरा अंडरलाइंग एसेट है उसकी प्राइस अलग चलती है, यानी कि उसकी प्राइस अलग होती है, और जो मेरा डेरिवेटिव बना है उससे, यानी कि
जो मेरा फॉरवर्ड बना है उससे उसकी प्राइस अलग होती है। 100 रुपये इज़ नॉट इक्वल टू 150 रुपीज़, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब इस 150 को और डिस्कस करते हैं। ये 150 रुपीज़ टी इजिकल टू 0 में भी 150 रहेगा और टी इजिकल टू एम में भी 150 रहेगा, बट शेयर में तो ऐसा नहीं था। शेयर में तो टी इजिकल टू 0 में 100 रुपये है और टी इजिकल टू एम में कुछ और हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ डेरिवेटिव में कि टी इजिकल टू 0 में भी 150 है, टी इजिकल टू एम में भी 150 है? उसका कारण ये है बिकॉज नो रीप्राइसिंग या मार्क टू मार्केट इज डन। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि येलो शेयर्स की जो प्राइस है ना, मार्केट प्राइस 100 रुपये आज चल रही है, यानी कि 1 सितंबर को टी इजिकल टू 0 में, वो ऊपर नीचे होती रहेगी आने वाले 3 महीनों में। सीधी सी बात है, शेयर्स हैं, शेयर मार्केट में लिस्टेड है, फ्लक्चुएशन रहता है, फ्लक्चुएशन रहेगा। और टी इजिकल टू मैच्योरिटी में भी मैं कुछ नहीं कह सकता क्या होगी, यानी कि 30 नवंबर को, यानी कि टी इजिकल टू एम में। लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक फीचर है कि यहाँ पे रीप्राइसिंग नहीं होती। इसका मतलब ये है कि टी इजिकल टू 0 में इसका प्राइस 150 रहेगा और टी इजिकल टू एम में भी इसका प्राइस 150 रहेगा। मतलब इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि शेयर की प्राइस क्या चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रीप्राइसिंग या मार्क टू मार्केट नहीं किया जाता। उसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का आज जो प्राइस है 150 वही मैच्योरिटी के समय भी रहेगा। लेकिन शेयर्स यानी कि अंडरलाइंग एसेट का प्राइस कुछ भी हो सकता है। तो पहली बात हमने क्या समझी? पहली बात ये समझी कि 100 रुपये और 150 रुपीज़ दोनों अलग अलग है, यानी कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस अलग होती है, डेरिवेटिव की प्राइस अलग होती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। दूसरी बात ये सीखी कि जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी प्राइस भले ऊपर नीचे होता रहे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस ऊपर नीचे नहीं होगी, वो सेम रहेगी मैच्योरिटी तक। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब फॉरवर्ड प्राइस की जो मैंने बात की, यानी कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस की बात की, वो दो तरीके से हो सकती है। एक होती है एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस, जो टी इजिकल टू 0 में और टी इजिकल टू मैच्योरिटी में भी सेम रहती है। हमारे एग्जांपल में 150 रुपये जिस प्राइस पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसे हम एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस कहते हैं। हमारे एग्जांपल में सी और डी ने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में 150 रुपीज़ लिखा हुआ है। ये देखो, ये देखो, अगर इस पीस ऑफ पेपर को मैं कॉन्ट्रैक्ट मानूँ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें देखो 150 रुपीज़ इन्होंने लिख दिया, यानी कि ये 150 रुपीज़ कहलाएगा एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस जिस प्राइस पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, दूसरा एक कंसेप्ट आता है थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस। थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस टी इजिकल टू 0 पे ही कैलकुलेट होता है, यानी कि आज ही कैलकुलेट कर लूँगा कि फॉरवर्ड प्राइस की थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है, जो कि कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल से निकलता है। इसको कहते हैं जिस प्राइस पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि शुड बी प्राइस, यानी कि इंट्रेंसिक प्राइस। ये शुड बी और इंट्रेंसिक पढ़ के आपको शायद बॉन्ड वैल्यूएशन या फिर इक्विटी वैल्यूएशन याद आ गया होगा, जिसमें हमने IV0 P0 कंसेप्ट पढ़ा था। वैसा ही कुछ है यहाँ पर भी, कि एक होती है फॉरवर्ड की एक्चुअल प्राइस, यानी कि वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कौन सी प्राइस पे एंटर हुआ, यानी सी और डी ने कौन से प्राइस पे सहमति बनाई, यानी कि 150। और एक होता है थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस, जिसमें हम कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं और थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस निकालते हैं, और वो निकलता है कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल से, और वो होता है जिस प्राइस पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, यानी कि शुड बी प्राइस। तो किसी भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस अलग हो सकती है और थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस अलग हो सकती है। ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस T0 पर भी होती है और एक्चुअल फॉरवर्ड T0 टू मैच्योरिटी की भी कुछ होती है, लेकिन थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस आप सिर्फ T=0 पर ही निकालते हो। यानी कि अगर ये टाइमलाइन है और इस टाइमलाइन में मैं T=0 इसको मान रहा हूँ, तो T=0 पे आपका एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस भी है और थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस भी निकाला जा सकता है। लेकिन T मैच्योरिटी अगर ये है, तो मैच्योरिटी के समय में एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस ही निकलेगी,
थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस नहीं निकल सकती। ओके, अब डिस्कस करते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल। कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अदर के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हम अदर ही डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि शेयर्स, इंडेक्स वगैरह। तो यहाँ पे अगर आपको थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस निकालनी है शेयर्स की, तो वहाँ पे डिपेंड करेगा कि नॉर्मल कंपाउंडिंग है या कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है। ये नॉर्मल कंपाउंडिंग, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग मैंने बेसिक्स में समझाया था, और मैंने बहुत सारे चैप्टर्स में भी इसको डिस्कस किया है। और अगर आपको इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स या निफ्टी, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, अगर आपको सेंसेक्स और निफ्टी का थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस निकालना है, यानी कि इंडेक्स इज माय अंडरलाइंग एसेट, शेयर्स आर आल्सो माय अंडरलाइंग एसेट, और वहाँ पे नॉर्मल कंपाउंडिंग है या कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है, तो फॉर्मूला में कुछ फ़र्क आएगा। ठीक है, तो शेयर्स का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शेयर्स वाला थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस डिस्कस करते हैं। शेयर्स के केस में थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस निकलता है T इज इक्वल टू 0 में एक्चुअल स्पॉट प्राइस यानी कि अंडरलाइंग एसेट, यानी कि एक्चुअल यूए का प्राइस T इज इक्वल टू 0 में, यानी कि एक्चुअल शेयर की प्राइस T इज इक्वल टू 0 में, प्लस कर देंगे कैरिंग कॉस्ट, अज्यूम करना है कि आपका एक बोरोइंग कॉस्ट है और ये खड़ा है T इज इक्वल टू मैच्योरिटी पे, माइनस कर देंगे रिटर्न्स जैसे कि डिविडेंड एक्सेट्रा, ये भी खड़ा है मैच्योरिटी पे। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को समझने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि एक्चुअल स्पॉट प्राइस इज बोरोइंग अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट विच इज अ नेचर ऑफ कैश आउटफ्लो। कैरिंग कॉस्ट आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है यानी कि कैश आउटफ्लो, और रिटर्न्स आपके लिए कैश इनफ्लो है। अब मैं समझाता हूँ कि एक फॉर्मूला बना कैसे। ये फॉर्मूला ऐसा बना है कि पहले तो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि आपके पास कुछ पैसे नहीं है, हाथ में थोड़े भी पैसे नहीं है, यानी कि अगर आपको वो शेयर परचेस करना है तो उसके लिए आपको लोन लेना पड़ेगा, किसी से बोरो करना पड़ेगा, यानी कि उधार देना पड़ेगा। तो मान के चलो मेरे एग्जाम्पल में मैं सी हूँ, इन्वेस्टर सी, जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया डी के साथ कि वो शेयर सेल करेगा 30 नवंबर को। ठीक है, सी घर आ गया कॉन्ट्रैक्ट करके 1 सितंबर को, तो उसने सोचा एक काम करता हूँ, कल का वेट क्यों करना, आज शेयर खरीद के रख लेता हूँ, रिस्क क्यों झेलूँ। किस बात का रिस्क? रिस्क ये कि अगर प्राइस 140 की जगह 150 से ऊपर होगी, मान के चलो 170 होगी, तो सी को तो नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि अगर वो 30 नवंबर तक वेट किया और 30 नवंबर को मार्केट गया येलो शेयर लेने, तो 170 में लेना पड़ेगा, और 170 में लेके डी को 150 में दे के क्या फ़ायदा 20 रुपये का लॉस झेलने का। तो बोला यार ये रिस्क विस्क मुझसे नहीं होता, एक काम करता हूँ, आज ही जाके येलो शेयर खरीद के आ जाता हूँ। कितने में लूँगा? तो 100 रुपये में लूँगा। ये देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में ऐड किया था कि एक्चुअल मार्केट प्राइस 100 रुपये, स्पॉट प्राइस। तो बोला कि यार एक काम करते हैं, 100 रुपये में ना लेके घर पे रख लेते हैं चुपके चुपके, डी को नहीं बताएंगे, और जब टाइम आएगा नवंबर का, 30 नवंबर का, तब देखेंगे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत क्या नहीं है कि उस शेयर की प्राइस 150 के नीचे गई, 100 के ऊपर रहेगी अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। 150 के नीचे गई बट 100 के ऊपर है तो उसको कोई लॉस नहीं है। लेकिन उसके पास एक दिक्कत है कि उसके पास पैसे नहीं है। सिंस उसके पास पैसे नहीं है तो उसने अपने दोस्त से पैसे लिए। दोस्त से जब उसने पैसे लिए तो दोस्त बोला कि भाई तू 3 महीने के लिए 100 रुपये ले रहा है, उसमें मुझे इंटरेस्ट चाहिए। तो सी ने पूछा भाई कितना इंटरेस्ट चाहिए, तो उसके दोस्त ने बोला भाई 40 रुपये इंटरेस्ट चाहिए 3 महीने का। तो सी बोला ठीक है यार दे दूंगा। अभी क्या हुआ? अभी ये हुआ
कि सी 100 रुपये अपने दोस्त से लेके आया और शेयर परचेस करने चला गया, तो 100 रुपये उसके जेब से चले गए और शेयर आ गया। 3 महीने बाद उसको अपने दोस्त को 100 रुपये भी देने हैं और 40 रुपये भी देना है, यानी कि 140 रुपीज़ का उसको कैश आउटफ्लो होगा। इस बीच में यानी कि इन 3 महीने के दौरान सी को उस शेयर के पीछे कुछ डिविडेंड मिल गया। सी 1 सितंबर को वो शेयर परचेस कर लिया, यानी कि कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। अब कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो सी को मिल जाएगा डिविडेंड। तो सी को 10 रुपये मान के चलो डिविडेंड मिल गया। तो अगर मैं सी की सिचुएशन का एनालिसिस करूं तो सी की जेब से मैच्योरिटी वाले दिन 100 रुपये जाएंगे और 40 रुपये जाएंगे, यानी कि 140 रुपीज़ अपने दोस्त को दे के आ जाएगा। इस 140 रुपीज़ के पीछे 10 रुपये उसको बच गए डिविडेंड के रूप में, मतलब नेट कैश आउटफ्लो उसकी जेब से हुआ 130। 100 रुपये दिए, 40 रुपये भी दिए और 10 रुपये मिल गया, तो 130 रुपीज़ उसके जेब से जा चुके हैं शेयर के कारण। और डी से उसको कितना मिला? तो डी से उसको मिला 150 रुपीज़। ये देखो, सी विल सेल दी येलो शेयर्स टू डी ऑन 30 नवंबर एट 150। 150 रुपये में बात करके आ गया सी कि 150 रुपये तो मैं लूँगा येलो शेयर का, चाहे कुछ भी प्राइस चल रही हो। बट अंदर ही अंदर उसने चुपके चुपके क्या कर लिया, उसने अपना नेट कैश आउटफ्लो बना दिया 130, 140 दोस्त को दिया, 100 रुपये प्लस 40 रुपीज़ और 10 रुपये डिविडेंड खा गया। तो 130 रुपीज़ का कैश आउटफ्लो करके बैठा है और 150 रुपीज़ उसको नेट घर पे आने हैं, यानी कि 20 रुपये तो श्योर शॉट कमा लिया कुछ नहीं करके, यानी कि कोई रिस्क नहीं लेके। और वहाँ पे डी ये मन में सोच रहा है कि क्या पता 150 रुपीज़ से ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। बट सी ने अंदर ही अंदर अपने रिस्क को कैंसिल आउट कर दिया ना, कैंसिल आउट, रिस्क को ख़त्म ही कर दिया ये सब कार्यक्रम करके, यानी कि शेयर को आज ही परचेस करके। ये जो पूरी कहानी सुनाई, इसी से ये फॉर्मूला बना है कि थ्योरेटिकल फॉरवर्ड की प्राइस, यानी कि फॉरवर्ड की प्राइस क्या होनी चाहिए? फॉरवर्ड की प्राइस ये होनी चाहिए कि जो उसकी स्पॉट प्राइस चल रही है अंडरलाइंग एसेट की, यानी कि जिससे वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना है, उस अंडरलाइंग एसेट की जो स्पॉट प्राइस चल रही है आज, प्लस कर देंगे बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट यानी कि अगर ये प्रिंसिपल अमाउंट होता स्पॉट प्राइस, यानी कि एक्चुअल शेयर की प्राइस t=0 में अगर ये लोन का अमाउंट होता, बोरिंग अमाउंट होता, तो उस पर इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होता, वो इसमें जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे कि इस शेयर को लेने के लिए क्या रिटर्न्स मिलेंगे, लाइक डिविडेंड वगैरह, क्योंकि वो सामने वाले के लिए कैश इनफ्लो का काम करेगा। तो दिस कैश आउटफ्लो प्लस दिस कैश आउटफ्लो माइनस दिस कैश इनफ्लो शुड बी द थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस, यानी कि फॉरवर्ड प्राइस क्या होनी चाहिए थी मेरे एग्जांपल में? एग्जैक्टली होनी चाहिए थी 130 रुपीज़। 100 रुपये प्लस 40 रुपये माइनस 10 रुपये, यानी कि 130। अगर इन लोगों ने सी और डी ने ये कॉन्ट्रैक्ट 130 में किया होता, मेरी जो थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस का आंसर आया 130 उसमें किया होता, तो सी कुछ दिमाग ही नहीं लगा पाता, मतलब सी कोई भी रिस्क लेस प्रॉफिट नहीं कमा पाता, कोई होशियारी नहीं झाड़ सकता, कोई भी काम चुपके चुपके नहीं कर पाता, क्योंकि जो फॉरवर्ड की प्राइस होनी चाहिए उसी पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है। इसका मतलब ये निकला कि जब एक्चुअल फॉरवर्ड की प्राइस और थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस सेम होती है तो देर इज नो रिस्क लेस प्रॉफिट, यानी कि देर इज नो आर्बिट्राज। आर्बिट्राज जो वर्ड है इतना भारी वर्ड नहीं है, घबराना नहीं, उसका सिंपल से मीनिंग याद रखना, इट इज रिस्क लेस प्रॉफिट। तो अगर देर इज नो आर्बिट्राज यानी कि नो रिस्क लेस प्रॉफिट, इसका मतलब ये निकलता है कि कोई भी इन्वेस्टर अननेसेसरी फायदा नहीं उठा सकता घर बैठे। हमारे केस में सी इन्वेस्टर ने अननेसेसरी फायदा उठा लिया, दैट इज कोई एक इन्वेस्टर दूसरे को बेवकूफ नहीं बना पाए, यानी कि सी ने बेवकूफ बना दिया था डी को। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब सी और डी ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तो सी को पता था कि सी रिस्क ले रहा है,
बट उसको ये भी पता था कि डी भी रिस्क ले रहा है, क्योंकि डी को भी नहीं पता क्या प्राइस होने वाली है कल को, और सी खुद को भी नहीं पता क्या प्राइस होने वाली है। यानी कि ना सी को पता है ना डी को पता है कि उस शेयर की प्राइस, येलो शेयर की प्राइस क्या होने वाली है। यानी कि सी को पता है कि वो रिस्क ले रहा है, और ये भी उसको पता है कि डी भी रिस्क ले रहा है। तो अगर मैं डी बन जाऊं तो डी को भी पता है कि वो रिस्क ले रहा है, और उसको भी पता है कि सी भी रिस्क ले रहा है। लेकिन सी ऐसा होशियारी करेगा, यानी कि चुपके चुपके जाके अपने दोस्त से पैसा लेके शेयर परचेस करेगा, डिविडेंड भी खा जाएगा और 20 रुपये भी कमा लेगा, क्योंकि उसके जब से 130 रुपीज़ जाने हैं और 150 रुपये मैं उसको दूंगा, यानी कि मैं डी हूँ, उसको दूंगा 20 रुपये, वो कमा लेगा बिना कुछ रिस्क लिए। तो ये तो गलत बात है ना। किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर दोनों पार्टी एंटर कर रहे हैं तो दोनों रिस्क ले रहे हैं, इसलिए तो वो लोग एंटर कर रहे हैं। अगर डी को पता होता कि सी ऐसा नाटक कर रहा है, यानी कि पीछे जाके बोरो कर रहा है पैसा, फिर जाके शेयर को आज ही परचेस कर ले रहा है, और बाद में फिर डिविडेंड भी कमा रहा है, और फिर नेट उसको इन्फ्लो भी हो रहा है एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड, तो डी कभी एंटर ही नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट में। क्यों आप किसी और के फायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे? आप तो अपने फायदे के लिए हो, वो अपने फायदे के लिए था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस और जब थियोरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस सेम होते हैं तो वहाँ पे कोई भी पार्टी दूसरे का एडवांटेज नहीं ले पाता, यानी कि दूसरे को बेवकूफ़ नहीं बना पाता, यानी कि अननेसेसरी फ़ायदा नहीं उठा पाता। तो वहाँ पे आर्बिट्राज नहीं होता, यानी कि रिस्क लेस प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे फॉरवर्ड प्राइस के बारे में बताया, ये फॉरवर्ड प्राइस दो तरह के होते हैं, एक तो एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस और एक होती है थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस। तो ये मेरा एग्जांपल से मैंने आपको समझाया 150 वर्सेस 130, और थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस का ये फॉर्मूला है निकालने का, एक्चुअल स्पॉट प्राइस टी इजिकल टू जीरो में प्लस कैरिंग कॉस्ट टी इजिकल टू मैच्योरिटी में माइनस रिटर्न यानी कि डिविडेंड वगैरह टी इजिकल टू मैच्योरिटी में। ठीक है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला तो वही रहेगा, यानी कि प्लस करना है कैरिंग कॉस्ट माइनस करना है डिविडेंड यानी कि रिटर्न, लेकिन कंपाउंडिंग के कारण फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कैरिंग कॉस्ट निकाल रहा हूँ नॉर्मल कंपाउंडिंग में, तो मैं ले लूँगा एक्चुअल स्पॉट की प्राइस टी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि मेरा बोरिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। अगर आर पर एनम है तो टी मुझे नंबर ऑफ ईयर्स में लेना है, आर अगर पर मंथ है तो मुझे नंबर ऑफ मंथ्स में टी लेना है। तो आर मेरा बोरोइंग रेट हो जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। आर शुड बी इन लाइन विथ टी, यानी कि जैसा हमने बॉन्ड वैल्यूएशन में देखा था कि मैच्योरिटी पीरियड, कूपन पीरियड और वाईटीएम या आरई तीनों को सेम लाइन में होना चाहिए, वैसा ही हम यहाँ पर भी करेंगे कि आर को टी की लाइन में होना चाहिए। यानी कि अगर आर पर एनम है यानी कि साल भर का रेट है, तो टी आपको नंबर ऑफ ईयर्स में लेना है, अगर नंबर ऑफ ईयर्स में नहीं दिया हुआ तो कन्वर्ट करना है, और अगर आर पर मंथ में है तो टी आपको नंबर ऑफ मंथ्स लेना है। आर का मतलब मैं बता रहा था बोरोइंग रेट होता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट, इसको आपको डेसिमल में लेना है, यानी कि अगर 8% दिया हुआ है क्वेश्चन में तो 8% यानी कि 0.08 डेसिमल में लेना है। टी यानी कि मैच्योरिटी पीरियड, जिसे हम पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो हो गया टी। तो अगर नॉर्मल कंपाउंडिंग है तो फॉर्मूला हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट का एक्चुअल स्पॉट प्राइस इंटू आर इंटू टी। लेकिन अगर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है यानी कि ई आ जाएगा वहाँ पे, तो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग यानी कि कैरिंग कॉस्ट टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी इज एक्चुअल स्पॉट प्राइस टी इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई बाई ई का पावर आर इंटू टी -1। तो मैंने आजू बाजू में फॉर्मूला लिखा दिया कि आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि कंपेयर करके याद करने में जल्दी याद होता है कि यार नॉर्मल कंपाउंडिंग में ऐसा है और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में ऐसा है। अब आते हैं रिटर्न्स या डिविडेंड वगैरह में। मेजरली डिविडेंड ही रहता है रिटर्न के रूप में ऐसे क्वेश्चंस में और ऐसे मैटर में, यानी कि डेरिवेटिव वगैरह में। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि डिविडेंड का जो पेमेंट डेट है ना वो मैच्योरिटी डेट के बराबर है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट है। डिविडेंड जिस दिन डिक्लेयर हो रहा है अगर वो दिन और मैच्योरिटी का दिन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का दिन अगर सेम है, तो आपका डिविडेंड का अमाउंट निकलेगा टी इज इक्वल टू एम, यानी कि मैच्योरिटी वाला डिविडेंड रेट को आप मल्टीप्लाई कर दोगे पेड अप वैल्यू पर शेयर। ठीक है,
क्योंकि डिविडेंड जिस दिन पे हो रहा है वही दिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी का दिन है, यानी कि मैच्योरिटी डेट है। तो मैं डिविडेंड रेट को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा पेड अप वैल्यू पर शेयर से। लेकिन जहाँ पे मेरा डिविडेंड पेमेंट का डेट और मैच्योरिटी डेट अलग अलग हैं, विच आर नॉट सेम, तो मुझे 2 स्टेप में आंसर निकालना पड़ेगा। ये 2 स्टेप रहेंगे। पहला स्टेप है मुझे डिविडेंड टी इजिकल टू 0 पे निकालना पड़ेगा, और फिर मैं टी इजिकल टू एम यानी कि मैच्योरिटी पे डिविडेंड कैलकुलेट करूँगा। इसका मतलब ये है कि अगर डिविडेंड जो है, अगर ये 3 महीने का मैच्योरिटी है, ये टी 0 है, ये टी एम है, तो अगर मेरे पास टी इजिकल टू एम में डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, डिविडेंड पे हो रहा है, तो कुछ नहीं, डिविडेंड रेट को मल्टीप्लाई कर दो, पेड अप वैल्यू पर शेयर से डिविडेंड अमाउंट आ जाएगा, वो आपका फाइनल आंसर है। कोई कंपाउंडिंग नहीं करनी है वहाँ पे। लेकिन अगर कहीं बीच में डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, मान के चलो 3 महीने का गैप है, तो दूसरे महीने के एंड में 2 महीने बाद यानी कि टी 0 से डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, मैच्योरिटी तो 3 मंथ्स है, तो वहाँ पे कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी। वहाँ पे कंपाउंडिंग ये करनी पड़ेगी कि डी अगर 2 में खड़ा है, यानी कि 2 महीने बाद खड़ा है, तो उसको पहले पीछे बुलाएंगे, यानी कि डी 0 निकाला जाएगा, यानी कि DPS 0 निकाला जाएगा, यानी कि डिविडेंड एट द रेट टी 0 निकाला जाएगा, आज का डिविडेंड निकाला जाएगा। फिर इस डिविडेंड को आगे भेजा जाएगा, यानी कि टी इक्वल टू मैच्योरिटी पे निकाला जाएगा। ये टी इक्वल टू मैच्योरिटी पे कैसे निकलेगा? तो अगर नॉर्मल कंपाउंडिंग है तो वो निकलेगा डिविडेंड टी इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू डिविडेंड टी इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर इंटू टी, टी यानी कि मैच्योरिटी पीरियड। और अगर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है तो डिविडेंड मैच्योरिटी के समय इज इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय ई का पावर आर इंटू टी, टी यानी कि मैच्योरिटी पीरियड। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, कि अगर 3 महीने का मैच्योरिटी पीरियड है, ये टी 0 है, ये टी एम है, और मैच्योरिटी पीरियड के दिन ही डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, तो कोई कंपाउंडिंग नहीं होगी, सीधा डिविडेंड रेट को पेड अप वैल्यू पर शेयर से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस निकालने के लिए। लेकिन अगर कहीं बीच में डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, यानी कि अगर 2 महीने बाद डिक्लेयर हो रहा है, तो इस 2 महीने बाद वाले डिविडेंड को पहले डी 0 निकालो। हम सीखेंगे डी 0 कैसे निकलेगा। जैसे डी 0 आ जाएगा तो टी इज इक्वल टू एम वाला डिविडेंड निकालेंगे, जो नीचे फॉर्मूला में लिखा हुआ है नॉर्मल कंपाउंडिंग का और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का। फॉर्मूला समझ लो, क्वेश्चन जब करने जाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नोट हियर आइटम्स बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड आर स्टैंडिंग एट डिफरेंट टाइमलाइंस। मैं आइटम्स का मतलब यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि कैरिंग कॉस्ट मैच्योरिटी पे खड़ा है, रिटर्न्स मैच्योरिटी पे खड़े हैं, और स्पॉट प्राइस 0 पे खड़ा है, यानी कि टी 0। तो स्पॉट प्राइस यहाँ खड़ा है, कैरिंग कॉस्ट आगे खड़ा है, डिविडेंड भी आगे खड़ा है, और आपस में हम लोग प्लस माइनस कर रहे हैं। ये प्लस माइनस इसलिए कर पा रहे हैं हम लोग क्योंकि हम लोग यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू वगैरह का जो कंसेप्ट है उसको इग्नोर करेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि जब आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को इग्नोर कर देते हैं, तब आप डिफरेंट टाइमलाइंस पे खड़ी हुई डेटा को प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको सबको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लाना पड़ेगा, यानी कि सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो और फिर प्लस माइनस करो, या फिर सबकी फ्यूचर वैल्यू निकालो और प्लस माइनस करो। यहाँ पे एक चीज़ आज खड़ी है जो कि है स्पॉट प्राइस, जो कि टी इज टू 0 पे खड़ी है, लेकिन बाकी दोनों चीज़ें मैच्योरिटी पे खड़ा है जो प्लस माइनस हो रहा है आपस में। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान देना है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। अब आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आ रहा है। वो नोट नंबर 1 ये है कि हम लोग बहुत बार सुनते हैं और मैंने भी कहा है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज डेराइव फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। आप कभी भी थ्योरी पढ़ोगे तो यही लाइन दिखेगी कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज डेराइव फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, बट स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता और समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि अगर आपको तरीके से समझाया ना जाए। मैं आपको समझाता हूँ कि अंडरलाइंग एसेट अगर आपका शेयर्स है, जैसे हमारा एग्जांपल शेयर्स का चल रहा है, तो शेयर्स है, और डेरिवेटिव आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये डिराइव्ड का मतलब है फॉर्मूला,
कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला है ना, वो क्रिएट हुआ है यूजिंग द शेयर प्राइस। कैसे पता? तो ये देखो, ये फॉर्मूला अगर फिर से पढ़ो, ये वाला, तो क्या दिख रहा है? तो ये दिख रहा है कि डेरिवेटिव का जो आंसर आने वाला है, यानी कि फॉरवर्ड प्राइस का, वो आंसर अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि अंडरलाइंग एसेट और उस पे कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट हुआ हुआ और रिटर्न पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि डेरिवेटिव का जो प्राइस आएगा वो अंडरलाइंग एसेट की प्राइस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि सामने सामने फॉर्मूला आपको दिख रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट पास किया जाता है कि भैया डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज डिराइव फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, तो इसका मतलब ये होता है कि जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला है, वो क्रिएट हुआ है यूजिंग शेयर प्राइस। यानी कि डेरिवेटिव कोई भी आप निकालने जाओगे, डेरिवेटिव का कुछ भी प्राइस निकालने जाओगे, थ्योरेटिकल प्राइस, वो हमेशा क्रिएट होगा यूजिंग द अंडरलाइंग एसेट। और इसलिए कहा जाता है, बार बार मैंने भी कहा है, कि अंडरलाइंग एसेट से बनता है डेरिवेटिव। इसका मतलब ये है दोस्तों कि डेरिवेटिव की प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बना है अंडरलाइंग एसेट की प्राइस से। और इससे बेहतर एग्जांपल और कुछ नहीं हो सकता जो मैंने आपको अभी समझाया है, ये वाला। आने वाले लेक्चर्स में मैं और अलग अलग फॉर्मूला जब डिस्कस करूंगा ये वाले, तो वहाँ पर भी इस चीज़ को रिपीट करूंगा। लेकिन यहाँ पे आप एक बार क्लियर कर लोगे तो आपको 100% नॉलेज आ जाएगी, 100% क्लैरिटी आ जाएगी कि जब हम बोलते हैं कि डेरिवेटिव इज डिराइव्ड फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, इसका मतलब ये है कि जो फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, वो अंडरलाइंग एसेट को यूज़ करके बना है। और सामने वो दिख रहा है कि theoretical forward price यानी कि डेरिवेटिव is equal to actual spot price which is underlying asset plus carrying cost minus returns। ठीक है। इसके साथ साथ आपका एक इम्पॉर्टेंट नोट नंबर 2 आ रहा है, और मैंने यहाँ पे लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर देता है। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ, ये बहुत सारे कन्फ्यूजन को दूर कर देता है। तो ध्यान से सुनना कि जब मैं फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक तो टी इजिकल टू ज़ीरो की बातें होती है और एक टी इजिकल टू मैच्योरिटी की बातें होती हैं। यहाँ पे एक्चुअल यू ए प्राइस यानी कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस टी इजिकल टू ज़ीरो में अगर ए है, मान के चलो कि वेरिएबल है ए, जैसे हम एक्स वाई जेड बोलते हैं ना, वैसे यहाँ पे मैंने ए बोला, तो एक्चुअल यू ए प्राइस यानी कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस मैच्योरिटी में बी हो सकती है। यानी कि अगर मेरा अंडरलाइंग एसेट शेयर्स है, तो शेयर की प्राइस कुछ भी हो सकती है। यानी कि आज जो उसकी प्राइस है, मान के चलो ए, वो कल को तो नहीं होगी, यानी कि मैच्योरिटी पे नहीं होगी, मैच्योरिटी पे कुछ और हो सकता है। वो क्या हो सकता है? वो बी हो सकता है। तो आज उसकी वैल्यू है ए, कल उसकी वैल्यू होगी बी। हम जब फॉरवर्ड की बात करते हैं, एक्चुअल फॉरवर्ड की प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हमारे एग्जांपल में 150 था, तो टी इजिकल टू जीरो पे अगर वो सी है, तो एक्चुअल फॉरवर्ड की प्राइस टी इजिकल टू मैच्योरिटी पर भी सी होगा, 150 होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में रीप्राइसिंग या मार्क टू मार्केट नहीं किया जाता। इसलिए आज जो एक्चुअल फॉरवर्ड की प्राइस है टी इजिकल टू जीरो पे, वही मैच्योरिटी पे भी एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस रहेगी, यानी कि सी इजिकल टू सी। और अब जब आप थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस का कंसेप्ट सीख चुके हैं, तो मैं बताऊंगा कि थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस सिर्फ टी इजिकल टू जीरो पे निकलता है, वो टी इजिकल टू मैच्योरिटी पे नहीं निकलता। और दूसरी बात, इसकी वैल्यू डी आ सकती है। यानी कि मेरे एग्जांपल में मेरी इसकी वैल्यू 130 आ रही थी, 100 प्लस 40 माइनस 10 करके आ रही थी, यानी कि 130 आ रही थी। लेकिन सी और डी महाशय ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 150 का। तो एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस उस केस में अलग थी और थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस अलग थी। तो ये ए, बी और सी और डी, इसका ज्ञान अच्छे से रखना है आपको। ये चीज़ नहीं भूलनी फॉरवर्ड की। एक्चुअल यूए प्राइस टी जीरो पे ए होती है, एक्चुअल यूए प्राइस टी टू एम में बी हो सकती है, अलग अलग होगी। एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस टी टू जीरो में सी होगी, तो एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस टी जीरो टू मैच्योरिटी पर भी सी होगी।
और थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस टी जीरो पे डी हो सकती है। तो सारी फिगर्स आपस में अलग अलग कौन कौन सी हो सकती है और कौन कौन सी सेम हो सकती है, एक ही जगह पे मैंने आपको बनवा दिया। इसको एकदम ध्यान से बनाना, और ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा आगे के डिस्कशन में। इसलिए मैंने यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर कर सकता है ये डायग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। द 6 month forward price of a security is 208.18। तो फॉरवर्ड प्राइस 6 महीने की मैच्योरिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट की दी हुई है 208.18। द बोरिंग रेट इज 8% पर एनम पेबल विथ मंथली रेस्ट्स। तो बोरिंग रेट दिया हुआ है 8% पर एनम, रेस्ट का मतलब होता है कंपाउंडिंग, तो मंथली मतलब मंथली कंपाउंडिंग। व्हाट शुड बी द स्पॉट प्राइस। तो जब भी आप डेरिवेटिव का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले आपको ये लिख लेना चाहिए कि अंडरलाइंग एसेट कौन सा है क्वेश्चन में और डेरिवेटिव कौन से की बात चल रही है। ये एक क्लैरिटी देता है माइंड को कि मैं जो आने वाला डेटा है वो किसका लिख रहा हूँ, अंडरलाइंग एसेट का लिख रहा हूँ या डेरिवेटिव का लिख रहा हूँ। बहुत सारी मुश्किलें इस चैप्टर में यहीं पे आती हैं कि पहली बात तो ये समझ में नहीं आता कि अंडरलाइंग एसेट अलग होता है और डेरिवेटिव अलग होता है। तो मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की कि आपको अलग अलग बताऊं, उसकी वैल्यूज़ अलग अलग बताऊं, उसकी कैलकुलेशन अलग अलग बताऊं। और फिर जो दूसरी चीज़ दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, वो ये आती है कि वो लोग जो क्वेश्चन का डेटा है उसमें ये सेग्रीगेट नहीं कर पाते कि वो अंडरलाइंग एसेट का है या डेरिवेटिव का है। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लो कि मेरा अंडरलाइंग एसेट कौन सा है। तो इस क्वेश्चन में मेरा सिक्योरिटी है, वर्ड नहीं दिया हुआ, शेयर है, इंडेक्स है, एक ब्रॉड वर्ड लिख दिया सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी है। और डेरिवेटिव मेरा फॉरवर्ड है इस क्वेश्चन में। तो इंपॉर्टेंट है ऑलवेज राइट फर्स्ट कि कौन सा अंडरलाइंग एसेट है क्वेश्चन में और कौन सा डेरिवेटिव है। अब क्वेश्चन का डेटा को लिखते हैं। एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस निकाल के दी हुई है टी इज इक्वल टू 0 में 208.18। मैच्योरिटी पीरियड एन 6 मंथ्स है। तो एन मैंने अलग से इसलिए नहीं बताया क्योंकि एन आप बहुत बार बॉन्ड वैल्यूएशन में यूज़ कर चुके हैं। मैच्योरिटी पीरियड जो होता है तो 6 मंथ्स हो गया एन। बोरोइंग रेट पर एनम दिया हुआ है 8% पर एनम। कंपाउंडिंग यानी कि रेस्ट दिया हुआ है मंथली, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल कंपाउंडिंग करनी है, यानी कि ई का पावर वगैरह नहीं करना, यानी कि कंटिन्यूस कंपाउंडिंग नहीं करनी। तो पहले तो क्वेश्चन का डेटा सही सही लिख लिया। अब मुझसे क्या मांगा गया है, अब मुझसे एक्चुअल स्पॉट प्राइस मांगा गया है विच इज़ एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट की प्राइस मांगी गई है टी इक्वल टू 0 में, यानी कि एक्चुअल सिक्योरिटी की प्राइस मांगी गई है टी इक्वल टू 0 में। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम पहले टी और आर को इन लाइन लेके आएंगे। टी हमारा एन यानी कि 6 मंथ्स है, तो टी भी हमारा 6 मंथ्स होगा। बोरिंग रेट यानी कि आर हमारा 8% पर एनम है, लेकिन मुझे इसे बोरिंग रेट पर मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विच इज़ 8% बाय 12 विच इज़ 0.6667%। और डेसिमल में लिखूंगा तो 0.00667। तो टी भी मेरा मंथ्स में आ चुका है 6 मंथ्स, और मेरा आर भी मंथ्स में है, तो दोनों इन लाइन आ चुके हैं टी और आर। यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि जो एक्चुअल फॉरवर्ड की प्राइस टी इक्वल टू 0 की है वो थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस टी इक्वल टू 0 है, यानी कि 208.18 है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है और वो जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो फॉरवर्ड प्राइस की थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, ना कि एक्चुअल वैल्यू। समझ में आया। लेकिन सिंस क्वेश्चन में डेटा कम है इसलिए अजम्पशन लेना पड़ा, तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि एक्चुअल फॉरवर्ड की प्राइस जो दी हुई है वही थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस है, यानी कि 208.18 है। और ऐसा अज्यूम करने के कारण हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर पाएंगे विच इज़ थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस टी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एक्चुअल स्पॉट प्राइस टी इक्वल टू 0 प्लस कैरिंग कॉस्ट टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी माइनस डिविडेंड टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी। क्वेश्चन में डिविडेंड का डेटा नहीं दिया हुआ, अज्यूम करेंगे कि डिविडेंड नील है और सिर्फ कैरिंग कॉस्ट का डेटा दिया हुआ है। 208.18 विच इज़ इक्वल टू एक्चुअल स्पॉट प्राइस, इसे मैंने शॉर्ट में ए एस पी लिखा है टी इक्वल टू 0 प्लस ए एस पी टी इक्वल टू 0 इंटू आर इंटू टी। इंटू आर इंटू टी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं नॉर्मल कंपाउंडिंग की तरह क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो 208.18 इज इक्वल टू ए एस पी टी इक्वल टू 0
प्लस ए एस पी टी इक्वल टू 0 इंटू 0.00667 इंटू 6। तो ए एस पी टी इक्वल टू 0 को मैं वेरिएबल लेके बढ़ रहा हूँ आगे। 208.18 इज इक्वल टू ए एस पी टी इक्वल टू 0 प्लस ए एस पी टी इक्वल टू 0। इसका आंसर आएगा 0.0409 अप्रॉक्सीमेटली। 208.18 इज इक्वल टू ए एस पी टी इक्वल टू 0। कॉमन ले लूँगा तो ब्रैकेट के अंदर में बचेगा 1 प्लस हो जाएगा 0.0409, तो आ जाएगा 1.0409। तो एस पी टी इक्वल टू 0 आ जाएगा 208.18 अपॉन 1.0409, अप्रॉक्सीमेट आंसर 200। तो मेरा जो एक्चुअल स्पॉट प्राइस है टी इक्वल टू 0 वो आ जाएगा 200। स्पॉट प्राइस किसकी होती है? अंडरलाइंग एसेट की होती है। ठीक है, तो 200 रुपये आ गया। 200 स्पॉट प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर अ 3 month मैच्योरिटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक। मतलब एक ऐसा शेयर है, एक ऐसा स्टॉक है जो कि डिविडेंड पे नहीं करता, उस पर एक 3 month मैच्योरिटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर करना है। द स्टॉक इज अवेलेबल फॉर 200। तो स्टॉक की प्राइस दी हुई, देखो स्टॉक की यानी कि अंडरलाइंग एसेट की एक्चुअल मार्केट प्राइस टी इज इक्वल टू 0 यानी कि आज दी हुई है 200, यानी कि स्पॉट प्राइस दिया हुआ है 200 विथ कंपाउंडेड कंटिन्यूसली रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, शॉर्ट में बोलेंगे तो CCRRI 10% पर एनम। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? तो पहली बात तो अंडरलाइंग एसेट स्टॉक की बात चल रही है जो कि नॉन डिविडेंड पेइंग है। और डेरिवेटिव कौन सा है? तो फॉरवर्ड है। मैच्योरिटी पीरियड एन 3 months दिया हुआ है। एक्चुअल यूए प्राइस यानी कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस यानी कि एक्चुअल स्टॉक की प्राइस टी इक्वल टू 0 यानी कि एक्चुअल स्पॉट प्राइस टी इक्वल टू 0 यानी कि 200 रुपये। ये एक एक स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको क्या बताऊं। ये एक्चुअल स्टॉक प्राइस बोलना, फिर एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट प्राइस बोलना, फिर एक्चुअल स्पॉट प्राइस यानी कि एसपी बोलना, क्योंकि इस चैप्टर में वर्ड्स बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं बट मतलब सिंगल होता है, तो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं अलग अलग वर्ड्स भी एक साथ लिख देता हूँ कि उसको समझ में आ जाए कि भाई यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट की बात चल रही है जो कि शेयर्स है, जो कि स्पॉट प्राइस है, और टी इजिकल टू 0 की बात चल रही है क्योंकि हमारे डेरिवेटिव चैप्टर में ना टी इजिकल टू 0, टी इजिकल टू मैच्योरिटी यानी कि टी का बहुत बड़ा रोल है। टी समझ में आ गया ना तो चैप्टर तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो टी को इसलिए हर जगह साथ में लेके बढ़ना है, यानी कि जहाँ टी इजिकल टू 0 की बात चल रही है यानी कि आज की बात चल रही है, प्रेजेंट मोमेंट की बात चल रही है, उसको साथ में लेके चलना। तो CCRRI यानी कि बोरोइंग रेट परसेंटेज यानी कि 10% पर एनम कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग है। थ्योरेटिकल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकलेगी यहाँ पे, वो मांगी जा रही है। थ्योरेटिकल क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट करना है प्राइस ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और हमें पता है कि जो चीज़ कैलकुलेट की जाती है वो एक्चुअल नहीं होगी, वो थ्योरेटिकल होगी। तो यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएगी लेकिन वो थ्योरेटिकल होगी, जिसका हमने फॉर्मूला सीखा है। तो चलो टी और आर को पहले तो सेम लाइन में लेके आते हैं। एन हमारा 3 months है तो टी भी 3 months है। आर 10% पर एनम है तो पर मंथ निकालेंगे, 10/12 करेंगे, 0.8333%, विच इज़ 0.0083333। चलो फॉर्मूला लगाएंगे। थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस टी इज इक्वल टू 0 मुझको निकालना है। इसके लिए मैं लूँगा ए एस पी टी इज इक्वल टू 0 प्लस कैरिंग कॉस्ट टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी माइनस डिविडेंड टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी। इसको हमको अज्यूम करना पड़ेगा नील, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। तो ए एस पी टी इज इक्वल टू 0 प्लस ए एस पी टी इज इक्वल टू 0 इंटू ई का पावर आर इंटू टी -1। तो ये मैंने फॉर्मूला सिखाया था थोड़ी देर पहले कि अगर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग की बात चल रही होगी तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्चुअल स्पॉट प्राइस इंटू ई का पावर आर इंटू टी -1। तो ई का पावर आर इंटू टी -1 माइनस नील, तो 200 रुपये दिया हुआ है प्लस 200 रुपये इंटू ई का पावर 0.0083333 इंटू 3 -1, कुल मिला के
200 प्लस 200 इंटू ई का पावर 0.025 माइनस 1। अब ये ई का पावर सॉल्व कैसे होता है मैंने बेसिक्स में सिखाया था, मैं यहाँ पर एक बार फिर से समझा देता हूँ। वर्किंग नोट बनाओगे, इसमें पहले आप क्या करोगे, 0.025 को एक मैजिकल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे विच इज़ 0.00024417206। तो ये आपको याद करना पड़ेगा नंबर, मैजिकल नंबर, ये एक आंसर आएगा। फिर इस आंसर में +1 कर दोगे तो एक और आंसर आएगा। फिर जो एक और आंसर आएगा उसको इंटू इक्वल टू कैलकुलेटर में 12 बार करोगे 12 टाइम्स, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1.0253। तो इस तरीके से ई की वैल्यू निकल के आती है। तो 200 प्लस 200 इंटू 1.0253 माइनस 1, यानी कि 200 रुपये प्लस 200 रुपये इंटू 0.0253, यानी कि 200 रुपये प्लस 5.06, यानी कि थ्योरेटिकल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस टी इज इक्वल टू 0 में आएगी आपकी 205.06। तो इस तरीके से निकलता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थ्योरेटिकल 205.06। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्राइस डिस्कस करते हैं। तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस होती है ना, यानी कि अगर ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, कुछ कुछ लिखा हुआ है इसमें, तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो प्राइस होती है ना, वो बनती है फॉरवर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज करके। यानी कि जो रुपीज़ पर कॉन्ट्रैक्ट आंसर आएगा वो आएगा रुपीज़ पर अंडरलाइंग एसेट, यानी कि फॉरवर्ड प्राइस, यानी कि प्राइस ऑफ वन अंडरलाइंग एसेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अंडरलाइंग एसेट इन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अंडरलाइंग एसेट पर कॉन्ट्रैक्ट। इस चीज़ को एग्जांपल से समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि अगर आपका फॉरवर्ड प्राइस ₹10 है और अंडरलाइंग एसेट शेयर्स की बात चल रही है, तो मेरा फॉरवर्ड प्राइस आ जाएगा ₹10 पर शेयर। ठीक है, और एक कॉन्ट्रैक्ट जो मैं करने जा रहा हूँ वो 200 शेयर्स का करने जा रहा हूँ, तो ये मेरा लॉट साइज कहलाएगा 200 शेयर्स पर कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट में 200 शेयर और एक शेयर की प्राइस 10 रुपये, तो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस, तो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस होगी 2000 रुपये पर कॉन्ट्रैक्ट। इसको यूनिट से समझोगे तो ऐसा होगा कि ₹10 पर शेयर इंटू 200 शेयर्स पर कॉन्ट्रैक्ट, ये शेयर और ये शेयर यूनिट कट जाएगा, आंसर आएगा रुपीज़ पर कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ ₹2000 पर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया ये तो 2000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट बना, 10 रुपये मल्टीप्लाई बाय 200 शेयर्स। ठीक है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अलग होती है और फॉरवर्ड प्राइस अलग होती है। समझ में आया कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस इज नॉट इक्वल टू फॉरवर्ड प्राइस। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होगी मेरी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इस केस में होगी 2000 रुपये और फॉरवर्ड प्राइस होगी 10 रुपये। तो इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना है कि फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट है, पीस ऑफ पेपर, उसकी प्राइस अलग होगी और उसके अंदर में जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी एक की प्राइस अलग होगी। उस एक की प्राइस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक अंडरलाइंग एसेट की, तो वो कहलाता है फॉरवर्ड प्राइस। और पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँगा तो मैं बोलूँगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी कि 10 रुपये पर शेयर अलग होता है और 2000 रुपये पर कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है। ठीक है, लेकिन एक ही केस है जहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और फॉरवर्ड प्राइस सेम होंगे, वो कब होगा, जब लॉट साइज एक होगी, यानी कि लॉट साइज इज वन अंडरलाइंग एसेट। जाहिर सी बात है कि फॉरवर्ड प्राइस अगर मेरी ₹10 पर शेयर चल रही है और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो भी सिर्फ एक ही शेयर का हुआ है, यानी कि ₹10 पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 1 शेयर, तो दिस विल बिकम ₹10 पर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे ₹10 पर कॉन्ट्रैक्ट एंड ₹10 पर शेयर तो सेम हो गए, लेकिन हर केस में नहीं होता ऐसा, यानी कि हर बार लॉट साइज 1 नहीं होती, लॉट साइज तो कुछ भी हो सकती है। मैंने आपसे कहा था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अनरेगुलेटेड होता है, तो मैं किसी भी नंबर ऑफ अंडरलाइंग एसेट पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। मेरा लकी नंबर 78 है, तो मैं 78 अंडरलाइंग एसेट यानी कि 78 शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस अलग होती है, फॉरवर्ड प्राइस अलग होती है। क्वेश्चन पढ़ के आपको
समझ जाना चाहिए कि फॉरवर्ड प्राइस की बात चल रही है या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की बात चल रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर अ 4 month फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन 500 शेयर्स विथ ईच शेयर प्राइस्ड एट 75। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, अंडरलाइंग एसेट शेयर्स हैं, 4 महीना मैच्योरिटी है, 500 शेयर्स की बात चल रही है, यानी कि लॉट साइज 500 शेयर्स है, और शेयर की प्राइस बोल रहा है 75, यानी कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस बोल रहा है, एक्चुअल प्राइस बोल रहा है, यानी कि एक्चुअल मार्केट प्राइस बोल रहा है, यानी कि एक्चुअल स्पॉट प्राइस बोल रहा है, यानी कि एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट प्राइस बोल रहा है टी इज इक्वल टू 0 में 75। डिविडेंड की बात कर रहा है, डिविडेंड एट द रेट 2.5 पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू अक्रू टू द शेयर्स इन अ पीरियड ऑफ 3 months। तो यहाँ पे ध्यान देना, 4 महीना मैच्योरिटी है लेकिन डिविडेंड मिलेगा 3 महीने बाद। द CCRRI कंटिन्यूसली कंपाउंडेड रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अंडरलाइंग एसेट शेयर्स हैं, डेरिवेटिव फॉरवर्ड है, मैच्योरिटी पीरियड एन दिया हुआ है 4 months, लॉट साइज में बता रहा था 500 शेयर पर कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, एक्चुअल स्पॉट प्राइस टी इक्वल टू 0 यानी कि ₹75 पर शेयर, यानी कि एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट की प्राइस टी इक्वल टू 0 यानी कि एक्चुअल शेयर की प्राइस। इतना सब होने के बाद आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड पर शेयर इंपॉर्टेंट दिया हुआ है टी इक्वल टू 3 में, ₹2.5 पर शेयर, 2.5 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि तो ये बात समझना ज़रूरी है कि जो डिविडेंड है वो टी इक्वल टू 3 पे खड़ा है। ठीक है, तो हमारा अगर टी इक्वल टू 0 आज है, टी इक्वल टू मैच्योरिटी 4 है, तो टी इक्वल टू 3 पे डिविडेंड खड़ा है। CCRRI 10% पर एनम, निकाल के दो थ्योरेटिकल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि फॉरवर्ड प्राइस अलग होता है और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अलग होता है। टी और आर को लाइन में लाते हैं, तो एन 4 months है, टी 4 months है, आर 10% पर एनम है, तो आर पर मंथ होगा 10/12 0.8333% 0.00833। अब डिविडेंड का मेन डिस्कशन है, जैसा मैं कह रहा था कि डिविडेंड टी इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू 4 यानी कि मैच्योरिटी के बीच में कहीं पर है, यानी कि टी इक्वल टू 3 पे है 2.5। तो जब भी मुझे ऐसा दिया रहेगा, यानी कि मैच्योरिटी डेट और डिविडेंड का डेट अलग अलग होगा, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं आपको सिखाया था कि मैं क्या करूँगा, तो मैं ये करूँगा, विच इज़ कैलकुलेट डिविडेंड टी 0 सबसे पहले निकालूंगा, फिर डिविडेंड टी इक्वल टू एम निकालूंगा, ये फार्मूला यूज़ करके। तो पहले डिविडेंड टी इक्वल टू 0 निकालना पड़ेगा। ये देखो, तो इस ₹2.5 को पहले तो पीछे लाना पड़ेगा, विच इज़ डिविडेंड टी इक्वल टू 0, यानी कि कैलकुलेट डिविडेंड टी इक्वल टू 0, ये निकलेगा डिविडेंड टी इक्वल टू 3 इजकल टू डिविडेंड टी इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई ई का पावर आर इंटू डिविडेंड पीरियड 3। तो ये फार्मूला याद कर लेना, ये फार्मूला वही मैच्योरिटी डेट वाला जो था डिविडेंड का वही है, बस यहाँ पे टी को 3 ले रहा हूँ और बाकी सब सेम है। तो डिविडेंड टी इक्वल टू 3 इजकल टू डिविडेंड टी इक्वल टू 0 इंटू ई का पावर 0.008 4 बार 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ₹2.5 दिया हुआ है, डिविडेंड इक्वल टू 0 निकालना है, ई का पावर 0.025, तो डिविडेंड इक्वल टू 0 ₹2.5 अपॉन ई का पावर 0.025, यानी कि ₹2.5 अपॉन 1.0253, यानी कि 2.4383 पर शेयर अप्रॉक्सीमेटली। टी 0 पे डिविडेंड आ चुका है। अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, विच इज़ थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस टी 0 ASP टी 0 कैरिंग कॉस्ट TM डिविडेंड TM, ₹75 दिया हुआ है, प्लस 75 इंटू ई का पावर R इंटू टी किया हुआ है -1, तो टी मेरा 4 months है यहाँ पे, R मेरा ये है -1, और माइनस कर देंगे डिविडेंड विच इज़ 2.4383, यानी कि डिविडेंड टी इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई ई का पावर R इंटू टी। तो ध्यान दीजिएगा, जब मेरे को यहाँ पे T3 यूज़ करना था तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 से किया, बट सिंस यहाँ पे मैं मैच्योरिटी की बात कर रहा हूँ
मैं मल्टीप्लाई 4 से किया, तो यहाँ पे हो जाएगा 75 प्लस 75 इंटू 1.033 माइनस 1 माइनस 2.4383 इंटू 1.033, तो 75 प्लस 2.475 माइनस 2.5187, ये सब अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं। तो आंसर भी आएगा 74.9563 पर शेयर अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बताना है, थ्योरेटिकल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बताना है। तो वो होगा थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस जो अभी मेरी आई, मल्टीप्लाई करूँगा लॉट साइज से, तो 74.9563 पर शेयर इंटू 500 शेयर्स पर कॉन्ट्रैक्ट, तो शेयर और शेयर कट जाएगा, आंसर आएगा 37478.15 पर कॉन्ट्रैक्ट अप्रॉक्सीमेटली, 37478.15 अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर्स का, यानी कि #road to 5K। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।